हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो हम इम्यून सिस्टम को कितना कवर कर चुके हैं अभी तक? देखिए हमने इम्यून सिस्टम क्या होता है उसकी बेसिक चीज़ें, राइट, देन इनेट इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, उसके अंदर किस तरीके की चीज़ें होती हैं, देन हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था, राइट, अडेप्टिव और इनेट इम्यूनिटी से रिलेटेड। then we discussed about the different types of cells which comes under the innate immune system and the adaptive immune system। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर आने वाले कौन कौन से सेल्स कवर किए थे। तो देखिए सबसे पहले थे डेंड्राइटिक सेल्स, देन मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, eosinophils, basophils, neutrophils, राइट, देन मास्ट सेल्स। ये सभी हमने कवर किए थे इनेट इम्यून सिस्टम के सेल्स के अंदर, जो ये वाला पार्ट था। देन हमने देखे थे सेल्स ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसके अंदर क्या क्या आ रहे थे आपके बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। नाउ इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, राइट। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं द ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। राइट, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स जो हैं, अब देखिए दो टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। तो राइट, अब इसके बारे में सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। इसको आप इस तरीके से देखो, ऐसे लिख लो। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि टू टाइप्स जो आपके ऑर्गन्स हैं इम्यून सिस्टम के, दे आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। एक आपके आ जाएंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, और सेकेंड टाइप्स के आ जाएंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनको हम लोग डिटेल के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाता है बोन मैरो और थाइमस, राइट। एक और होता है आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन विच इज नेम्ड एज बर्सा ऑफ फेब्रेशियस, बर्सा ऑफ फेब्रेशियस, बट ये प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ बर्ड्स। ये वाला जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है बर्सा ऑफ फेब्रेशियस, ये बर्ड्स के केस में हमको मिलता है, राइट। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में देखो कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो इसमें एक तो आ जाएगा स्प्लीन, देन लिम्फ नोड, ठीक है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, माल्ट एंड गाल्ट। तो ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। अब देखिए इस लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है डिटेल के अंदर, ये जो आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वाला पोर्शन है इसको हम डिटेल के अंदर कवर करेंगे, राइट। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं इन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसके अंदर देखिए आपका बोन मैरो आ रहा है और थाइमस आ रहा है। बर्सा फेब्रेशियस इट इज जस्ट टू रिमेंबर, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है जो कि बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। तो आप लोग क्या आंसर करोगे कि दिस इज बर्सा ऑफ फेब्रेशियस, ठीक है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बर्सा ऑफ फेब्रेशियस नाम का प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन किसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो अगेन आपका आंसर क्या होना चाहिए, बर्ड्स के अंदर, राइट। तो इस लेक्चर के अंदर देखिए हम लोगों ने क्या करना है, एक बोन मैरो हो गया आपका और थाइमस हो गया, इन दोनों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, राइट। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं। देखिए ये हमने देखा है दिस इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो अभी हम क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब देखो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर हमने दो कवर करने हैं, एक आ जाएगा आपका बोन मैरो और जो सेकंड वन आपका आएगा वो होगा आपका थाइमस, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं इनका एक्चुअली में काम क्या होता है। तो ये क्या करते हैं, बोन मैरो हो गया या फिर थाइमस हो गया, ये सिंथेसाइज करते हैं और फिर मेच्योर भी करते हैं किस चीज को, इम्यून
सेल्स को। तो आप लोग लिख सकते हो कि सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ इम्यून सेल्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ इम्यून सेल्स, राइट। सिंथेसाइज भी करेंगे, मैच्योर भी करेंगे इम्यून सेल्स को, साथ ही साथ में ये ग्रोथ फैक्टर्स भी प्रोवाइड करते हैं मैच्योरेशन के लिए, राइट। प्रोवाइड ग्रोथ फैक्टर्स फॉर मैच्योरेशन। तो ये तो बात हो गई आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की, क्या क्या कौन कौन से होते हैं, साथ में इनके फंक्शन क्या होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक तो सिंथेसाइज कर रहे हैं इम्यून सेल्स को, साथ में मेच्योर भी उनको कर रहे हैं। अब देखिए मेच्योर कर रहे हैं तो मेच्योर होने के लिए ग्रोथ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ग्रोथ फैक्टर्स भी कौन प्रोवाइड करते हैं? यही प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब हम स्टार्ट करते हैं देखिए बोन मैरो के साथ में। फर्स्ट लिम्फोइड ऑर्गन दैट इज बोन मैरो। फर्स्ट primary lymphoid organ that is bone marrow. ठीक है। अब देखिए ये जो आपके अब देखो आप लोगों ने जब हमने हिमेटोपोइसिस किया था तो हमने क्या देखा था कि जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो दो लीनिएजेस के अंदर डिवाइड होते हैं, एक माइलॉइड प्रोजेनाइटर और एक लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। तो जो भी सेल्स आपके माइलॉइड प्रोजेनाइटर लीनिएज के अंदर आते हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली मेच्योर हो जाते हैं, राइट। जैसे कि कौन कौन से आ रहे थे उसके अंदर आपके प्राइमरी लिम्फॉइड जो आपके माइलॉइड सेल्स थे उसके अंदर क्या क्या आ रहे थे? वही डेंड्राइटिक सेल्स थे, देन यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, वो सारे। तो वो सारे के सारे कैसे डायरेक्टली मेच्योर हो जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स की, जिसके अंदर आपके बी सेल्स और टी सेल्स आ रहे थे, वो डायरेक्टली मेच्योर नहीं हो पाते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन देखने को मिलता है, इसीलिए हम उनको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। तो अगर हम बात करें देखिए बोन मैरो की, तो बोन मैरो में हम एक ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो माइलॉइड प्रोजेनेटर हैं वो तो डायरेक्टली मेच्योर हो जाते हैं। इसके अंदर जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स हैं वो तो डायरेक्टली मेच्योर हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स की, अगर हम बात करें लिम्फॉइड प्रोजेनेटर्स की सेल्स की, तो देखिए उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन जो है हमें देखने को मिलती है। तो आप लिख सकते हो सेल्स आर सिलेक्टेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन। तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर सिलेक्टेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन। अब आप लोगों को ये चीज भी पता है कि जो बोन मैरो होती है वो प्रेजेंट कहाँ होती है? तो लॉन्ग बोन्स के अंदर, ठीक है। जैसे लंबी लंबी इस तरीके से हड्डियां होंगी उसके अंदर ये बोन मैरो एक जगह पे कहीं प्रेजेंट होगी, उसी में फिर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं? मल्टी पोटेंट होते हैं। और फिर यही हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में जब सिग्नल्स मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं या तो माइलॉइड लीनिएज के अंदर कन्वर्ट होंगे या फिर लिम्फॉइड के अंदर कन्वर्ट होंगे। लिम्फॉइड के अंदर कन्वर्ट होंगे तो इनसे फर्दर बनते हैं आपके बी सेल्स और टी सेल्स, हम मेनली बात कर रहे हैं, राइट। और जो माइलॉइड होते हैं इनसे तो फिर आपको पता ही है, देखो जैसे बेसोफिल्स हो गए, इओसिनोफिल्स हो गए, देन न्यूट्रोफिल्स हो गए आपके, आफ्टर दिस मैक्रोफेजेस हो गए, ठीक है। तो और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और भी 5 4 2 3 और होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो ये वाली लीनिएज है ना माइलॉइड वाली, ये वाली जो माइलॉइड वाली लीनिएज है ये तो डायरेक्टली मेच्योर हो जाते हैं बोन मैरो में। बट अगर हम बात करें देखिए इस लीनिएज की लिम्फॉइड वाली, यानी कि बी सेल और टी सेल्स, इनको पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है सिलेक्ट होने के लिए फाइनली, राइट। तो इसीलिए हमें इनको फिर थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ता है। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए बी सेल्स की मेच्योरेशन किस तरीके से होती है। लिखो बी सेल्स मैच्योरेशन। तो
तो अगर हम बात करें देखिए बी सेल मैच्योरेशन की, तो सबसे पहले ये चीज़ तो आपको पता ही है कि इस तरीके से यहाँ पे कोई लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल होगा, ठीक है, लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल होगा। अब ये जो लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल है पहले ये कन्वर्ट होगा इनटू द प्रो बी सेल्स, प्रो बी सेल्स के अंदर पहले ये कन्वर्ट होगा। प्रो बी सेल में फिर कन्वर्ट होने के बाद ये अगेन प्रो बी सेल नहीं बोलेंगे अभी भी हम लोग उसको, उसमें पर क्या सिंथेसाइज हो जाएगी एक हैवी चेन, देखो इस तरह से, ये दिस इज द हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्री प्रो बी सेल बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग इसको। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके ऊपर सेरोगेट लाइट चेन बन जाती है, जैसे देखो इस तरीके से ये आ गई इसकी हैवी चेन, और इसके ऊपर फिर ये इस तरीके से लाइट चेन बह जाती है, इसको हम लोग बुलाते हैं सरोगेट लाइट चेन, ठीक है, दिस इज नोन एज ठीक है। अब इसके बाद फिर फाइनली जाकर के क्या होता है कि ये जो अच्छा इसको पर हम ये भी आप लोग यहाँ पे लिख लो कि दिस इज नोन एज प्री बी सेल्स, और फिर फाइनली यही प्री बी सेल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, इनटू द मैच्योर इमेच्योर बी सेल। अब ये जो इमेच्योर देखो बी सेल्स बने हैं, इनके ऊपर एक्सप्रेशन हो रहा है किसका, बी सेल रिसेप्टर का। अब आप लोगों को ये चीज तो पता है कि जो बी सेल्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी, या तो वो एंटीबॉडी एम होगी या फिर एंटीबॉडी, कौन कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, या तो आईजीएम या फिर आईजीडी, एंटीबॉडी या तो आईजीएम होते हैं या तो फिर आईजीडी होती है। तो ये क्या होती है, मतलब कि रिसेप्टर की तरह एक तरीके से ये काम कर रही होती है, आप ऐसे लिख सकते हो, या तो आईजीएम या फिर आईजीडी, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बी सेल रिसेप्टर, ठीक है। तो अभी के लिए ये इमेच्योर बी सेल्स होंगे। अब इन इमेच्योर बी सेल्स को हम पहले क्या करेंगे, इनकी नेगेटिव सिलेक्शन का एक प्रोसेस चलता है। अब देखो इसके आगे का किस तरीके से प्रोसेस चलता है, नेगेटिव सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है इन इमेच्योर बी सेल्स के अंदर, और वो देखो चलता कैसे है कि ये जो इमेच्योर बी सेल्स होंगे इनको हम लोग एक्सपोज करवाते हैं टू द सेल्फ एंटीजन, राइट। अब यहाँ पे आप लोग लिख लो कि ये जो इमेच्योर बी सेल्स हैं दीज आर exposed to सेल्फ एंटीजन। अब देखिए आप लोगों को सेल्फ एंटीजन, सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन इनके बारे में पता होना चाहिए, और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये सब के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो अब जब हम इसको एक्सपोज करेंगे सेल्फ एंटीजन को, तो देखिए अब मान लीजिए ये कोई इस तरह से कोई एपिथेलियल सेल है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज एनी एपिथेलियल सेल जो कि एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेसिंग एनी पॉसिबल सेल्फ एंटीजन, ठीक है, जो कि किसी भी सेल्फ एंटीजन को अपने सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो हमने इसको देखो किस तरीके से हम इन सेल्फ एंटीजन को हम इस तरीके से बना लेते हैं कि चलो एक ये सेल्फ एंटीजन जो कि एक्सप्रेस किया जा रहा है बाय द एपिथेलियल सेल। अब आप लोगों को पता है कि अलग अलग टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एपिथेलियल सेल एक्सप्रेसिंग एनी पॉसिबल सेल्फ एंटीजन। अब हमने क्या किया है कि ये जो इमेच्योर बी सेल्स हैं इनको एक्सपोज करवा दिया टू दिस सेल्फ एंटीजन। तो देखो होता क्या है कि अगर मान लो ये सेल्फ, अगर ये बी सेल इस सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है,
ठीक है। तो फिर उन बी सेल्स को क्या किया जाएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फिर उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो बी सेल्स इस एपिथेलियल सेल के ऊपर प्रेजेंट सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। मतलब देखो, मान लो कोई अगर ये इस तरीके से, यही वाला देखो बी सेल है, अगर ये बी सेल के ऊपर प्रेजेंट इसका जो रिसेप्टर है, देखो जैसे दिस इज द बी सेल मान लो, ठीक है, यही वाला मैंने यहाँ बना रही हूँ, और अगर इस बी सेल के ऊपर प्रेजेंट ये जो इसका रिसेप्टर है IgM लगा लो, अगर इसने रिकॉग्नाइज कर लिया इस एंटीजन को, तो इन बी सेल्स को फिर इन बी सेल्स की एपोप्टोसिस कर दी जाती है, इनको सेलेक्ट नहीं किया जाता। बट अब सिर्फ एक ही बी सेल तो बन नहीं रहा है, बहुत सारे बी सेल्स बन रहे हैं, और मान लो अब ये कोई दूसरा बी सेल है, और ये बी सेल के ऊपर प्रेजेंट ये जो इसकी एंटीबॉडी की फॉर्म में रिसेप्टर प्रेजेंट है, अगर ये इस सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, तो फिर इसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नेगेटिव सिलेक्शन। इसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, इसको सर्कुलेशन में फिर भेज दिया जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, नेगेटिव सिलेक्शन। कि मतलब जो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं सेल्फ एंटीजन को, जैसे कि ये था जिसने नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया सेल्फ एंटीजन को, उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नेगेटिव सिलेक्शन का प्रोसेस बोला जाता है। अब देखो इसी चीज को कैसे आप लोग करोगे। देखो हमने मेच्योर बी सेल्स इनको एक्सपोज करवा दिया है सेल्फ एंटीजन के साथ में, सेल्फ एंटीजन के को एक्सपोज करवा दिया है, तो हम क्या लिखेंगे कि या तो वो बी सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो आप यहां पे लिखोगे रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंटीजन which is expressed by epithelial cells, ठीक है, या फिर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंटीजन, या फिर क्या होगा, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंटीजन। तो देखो जो जिनकी रिकॉग्निशन नहीं हो पाई है, यहां पे अब देखो नॉन रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंटीजन, यहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंटीजन। तो अब देखो क्या क्या होगा, अब उन बी सेल्स की बात हो रही है जो कि रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं सेल्फ एंटीजन्स को, तो उनके साथ फिर क्या किया जाएगा, वो कंसीडर किए जाएंगे कि दे आर नॉर्मल बी सेल्स। सो these are normal B cells। अब क्योंकि ये नॉर्मल बी सेल्स हैं, इसीलिए दे आर सिलेक्टेड, इनको फिर सिलेक्ट किया जाएगा, एंड इन्हीं की फिर क्या की जाएगी, फाइनल मैच्योरेशन की जाएगी, ठीक है जी, इन्हीं की फिर क्या की जाएगी, फाइनल मैच्योरेशन की जाएगी, और फिर इन्हीं को क्या किया जाएगा, फाइनली मैच्योर करके दे आर सेंट टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब देखो इनको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर क्यों भेजा जा रहा है, ये आपको क्लियर होगी चीजें जब हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को डिटेल के अंदर करेंगे। बोलिए, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बाकी बच गए आपके ये वाले जो आपके जो कि जिन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है सेल्फ एंटीजन को, जो कि एपिथेलियल सेल्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उनके साथ फिर क्या किया जाता है, सेल्फ एंटीजन को देखो इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो ये कैसे होंगे, ये वाले थे आपके नॉर्मल, सो दीज आर द डिफेक्टिव बी सेल्स, ठीक है, ये वाले आपके कैसे हैं, ये आपके डिफेक्टिव बी सेल्स हैं, और इनकी दे आर सेंट टू एपोप्टोसिस, ठीक है, दे आर सेंट टू एपोप्टोसिस, ठीक है, इनको एपोप्टोसिस के लिए फिर भेज दिया जाता है, ठीक है, इनको रिलीज नहीं किया जाता है ब्लड में, ठीक है।
और इसका मतलब क्या होगा कि वो जो रिसेप्टर्स हैं जो कि बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है वो कैसे हैं, डिफेक्टिव टाइप के। तो देखिए बड़ा ही इजी सा एक प्रोसेस होता है ये नेगेटिव सिलेक्शन का, बड़ा और इम्पॉर्टेंट भी है। इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज द नेगेटिव सिलेक्शन प्रोसेस, दिस इज नेगेटिव सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको अगर एक बार फटाफट से रिवाइज करें तो हम क्या कर रहे थे, बी सेल्स की मैच्योरेशन के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो हम देख रहे थे कि जो आपके ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम होते हैं, देखो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आ जाते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है, दूसरे आ जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब देखो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो फर्दर दो टाइप्स के हैं आपके पास, बोन मैरो है, थाइमस है। हमने क्या किया अभी डिटेल के अंदर, थाइमस को हमने डिटेल में देखा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो बर्सा ऑफ फैब्रिशियस है जो कि बर्ड्स के अंदर मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ना बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन सा ऐसा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो कि बर्ड्स के अंदर मिलता है, तो बर्सा ऑफ फैब्रिशियस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आ जाएंगे स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, माल्ट और गार्ड। ठीक है, फिर हमने देखा कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का बेसिकली फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इसका है कि ये सिंथेसाइज करते हैं और मेच्योर करते हैं इम्यून सेल्स को, साथ में ग्रोथ फैक्टर्स भी प्रोवाइड करते हैं मैच्योरेशन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिए, बोन मैरो और थाइमस। फिर हमने देखा बोन मैरो को थोड़ा सा डिटेल में। अब देखो बोन मैरो आपको पता ही है, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी बोन मैरो। फिर उसमें फर्दर स्ट्रोमल सेल्स होते हैं जिसके अंदर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के ऊपर अलग अलग टाइप के देखो जो सिग्नल्स हैं वो उसको मिलते हैं और ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इधर इनटू द माइलॉइड प्रोजेनाइटर लीनिएज या फिर दूसरी कौन सी है, लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर लीनिएज। अब देखो माइलॉइड प्रोजेनाइटर लीनिएज में कन्वर्ट होने के लिए देखो इसको कौन सा सिग्नल चाहिए था, अगर आपको याद हो तो सिर्फ एक सिग्नल, गाटा2 वाला। जबकि हमने जब लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर लीनिएज में जब ये कन्वर्ट हुए थे तो उसको कौन सा सिग्नल लगा था, गाटा2 और इकारोज। ठीक है, उसके बाद फिर देखो अब माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स जो होते हैं, ठीक है, माइलॉइड प्रोजेनेटर लीनिएज के अंदर जो सेल्स आते हैं, जैसे देखो यूसिनोफिल्स थे, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस थे, मास्ट सेल्स थे, मोनोसाइट्स थे, डेंड्राइटिक सेल्स भी आ जाते हैं इसी के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैसे डायरेक्टली मैच्योर हो जा रहे थे, जबकि जो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स थे उनको सिलेक्ट किया जाता है बाय पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है इनकी सिलेक्शन में। अब देखो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर में कौन कौन से आ जाते हैं, बी सेल्स आ जाते हैं, टी सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, एनके सेल्स भी होते हैं और डेंड्राइटिक सेल्स तो आपको पता है ये दोनों लीनिएजेस को बिलोंग करते हैं। बट जो आपके ये जो बी सेल्स हैं और जो टी सेल्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना वो सिर्फ इन्हीं दो के लिए चलता है। तो आप यहाँ पे दोबारा लिख लो, नेगेटिव और पॉजिटिव सिलेक्शन का प्रोसेस जो है हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स। उसमें भी देखो जो बी सेल्स है ना, बी सेल्स में आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सिलेक्शन देखने को मिलेगा, बट ये जो टी सेल्स आ जाते हैं इसमें नेगेटिव भी मिलता है और पॉजिटिव भी मिलता है, इसमें दोनों टाइप के सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपको देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरीके से आपकी जो भी बी सेल्स हैं वो मेच्योर होते हैं। तो देखो बी सेल्स के मेच्योरेशन के लिए हमने क्या देखा, सबसे पहले तो कि जो बी देखो लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स हैं, ठीक है, सबसे पहले कौन सा वाला सेल की देखो बात हो रही है यहाँ पे, वही वाले जो देखो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स थे, इससे जब दो लीनिएजेस बनी थी, माइलॉइड लीनिएज और एक लिम्फॉइड लीनिएज, तो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल उसी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अल्टीमेटली ये कहाँ पे, बोन मैरो में प्रेजेंट है ना ये सारी की सारी चीजें। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल ये नहीं करना कि डायरेक्ट यहाँ कैसे लिख रहे हैं, आपको पीछे जब मैंने आपको हिमेटोपोइसिस का पूरा प्रोसेस करवाया है उसमें आपको बताया था कि स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, और वो होते कहाँ है, बोन मैरो में ही होते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये कन्वर्ट हो जाते हैं पहले प्री प्रो बी सेल्स में, फिर प्रो बी सेल्स में यहाँ पे कन्वर्जन होती है, और देखो प्रो बी सेल्स के अंदर कन्वर्जन यहाँ पे होती है। अब ये जो प्रो बी सेल्स होते हैं इनके ऊपर पहले एक्सप्रेशन होता है हैवी चेन, एंटीबॉडी की हैवी चेन का। अब देखो आप लोगों को ये चीज भी पता होगी कि एंटीबॉडी जो होती है उसके अंदर दो टाइप की चेन्स हमें देखने को मिलती हैं, ये होती हैं हैवी चेन्स, ठीक है, और दो होती हैं उसके अंदर देखो इस तरह से लाइट चेन्स, इस तरह से यहाँ पे ये होती है लाइट चेन्स, और ये दोनों कैसे अपने डाइसल्फाइड इंटर और इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से जो है ये लिंक्ड होती हैं। जब हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर करेंगे तब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखो फिर प्रो बी सेल्स के बाद जो है इसके ऊपर जब लाइट चेन का एक्सप्रेशन होता है वो उसको हम सरोगेट लाइट चेन बुलाते हैं पहले, फिर ये उसको बोला जाता है प्री बी सेल्स, देन फिर दे कन्वर्ट इनटू इमेच्योर बी सेल्स।
ठीक है, और इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो बी सेल रिसेप्टर जो है वो एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। अब इनको इमेच्योर बी सेल्स हम क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि इनकी अभी मैच्योरेशन होना बाकी है। हम हर किसी कोई भी बी सेल जो आपकी सर्कुलेशन के अंदर बनता है, ठीक है, उस हर एक को हम ऐसा नहीं कंसीडर कर सकते कि वो एक मेच्योर बी सेल है। बी सेल, एक मेच्योर बी सेल कब टर्म किया जाएगा, उसको कब टर्म दी जाएगी, जब उसे नेगेटिव सिलेक्शन का प्रोसेस करके फाइनलाइज कर लिया जाएगा कि हाँ जी ठीक है, अब ये बी सेल है, बिल्कुल परफेक्ट है हमारे इम्यून सिस्टम में काम करने के लिए। तो अब क्या किया जाता है ना, अभी जो इमेच्योर बी सेल्स हैं जिनके ऊपर ये इस तरीके से बी सेल रिसेप्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, इनको एक्सपोज किया जाता है सेल्फ एंटीजन के साथ में। अब आपको पता है सेल्फ एंटीजन क्या होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के खुद ही के एंटीजन होते हैं, मतलब वो सेल्फ एंटीजन होते हैं ना, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी उसकी मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी हर एक इंसान की प्रॉपर्टी होती है, तो वो एक तरीके से एंटीजन ही होते हैं, है ना। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये बहुत अच्छे से बता रखा है, एंटीजन, सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन। तो देखो आपको ये भी मैंने चीज बताई थी कि हमारी बॉडी का कोई भी इम्यून सेल सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर एक्सपोज किया जाता है इसको सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस हो रही है किसी भी एपिथेलियल सेल के ऊपर, तो देखो नेगेटिव दो काम होंगे, या तो बी, देखो या तो यहाँ पे ये जो बी सेल का जो रिसेप्टर है, जो कि आईजीएम हो सकती है फिर डी हो सकता है, या तो ये रिसेप्टर उस सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लेगा, तो मतलब क्या होगा, फिर इम्यून रिस्पांस जनरेट हो जाएगा। आपको पता है रिकॉग्नाइज अगर इसने कर लिया तो फिर वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इनटू द प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल के अंदर, और फिर एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा अपने खुद ही के एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो दो काम हो गए, या तो ये इसको रिकॉग्नाइज करके इम्यून सिस्टम को जो है वो स्टार्ट कर देगा, या फिर ये रिसेप्टर इस सेल्फ एंटीजन को नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब उसको पता ये अपनी बॉडी का है, क्यों इसको वो करना, ठीक है ना। तो अब देखो इसी चीज को मैंने, यही दो चीजें यहाँ पे लिखी हैं कि नॉन रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो जो नहीं करेंगे वही आपके क्या होंगे, नॉर्मल बी सेल्स होंगे, और उन्हीं को फिर सिलेक्ट किया जाएगा, उन्हीं की फाइनल मैच्योरेशन होगी, और फिर एक बार जब मैच्योर हो गए वो, तो उनको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर भेज दिया जाएगा। अब आपको पता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, स्प्लीन है, देन लिम्फ नोड है, ठीक है, तो उसके अंदर उनको जो है वो भेज दिया जाएगा, राइट। अब उसके अंदर जब ये चले गए तो फिर वहां जा करके ये क्या काम करते हैं ये हम देखेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है, इतना कवर हो गया। अब देखो उसके बाद दूसरा काम क्या हो रहा है कि वो रिकॉग्नाइज कर रहा है सेल्फ एंटीजन को, जो कि एपिथेलियल सेल्स अपने ऊपर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अब उस केस में क्या होगा, फिर यही कंसीडर किया जाएगा कि वो डिफेक्टिव बी सेल है, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो सेल्फ को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब सेल्फ के अगेंस्ट, सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो उस केस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियां से, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो कि अलग अलग टाइप से होते हैं, उस तरीके की जनरेट हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसे बी सेल्स को एपोप्टोसिस के लिए जो है वो भेज दिया जाता है, उनको सर्कुलेशन में नहीं रखा जाता, दे आर नॉट सेंट टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है जी, इतना कवर क्लियर हो गया आपको। तो देखिए ये आपका हो गया है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर हमने कौन सा वाला कवर किया, अभी एक फर्स्ट वाला हमने अभी देखा है, दैट इज द बोन मैरो। अब देखिए सेकंड वाला कौन सा होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये देखो ये हम कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थाइमस विच इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकंड वाला कौन सा आपका, थाइमस है। तो देखिए नेक्स्ट वाले के बारे में हम बात करते हैं, थाइमस के बारे में। देखिए दिस इज द थाइमस, जो कि क्या है, दूसरे टाइप का प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। अब देखिए थाइमस के अंदर जो है वो मैच्योरेशन होती है किसकी, देखो थाइमस के अंदर एक तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैच्योरेशन होती है किसकी, ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स की मैच्योरेशन जो है वो कहाँ होती है, थाइमस में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो टी सेल्स होते हैं उनकी जो सिंथेसिस होती है वो तो बोन मैरो में हो रही है, बट उनकी जो मैच्योरेशन है वो कहाँ पे होती है, टी सेल्स के अंदर, सॉरी उनकी जो मैच्योरेशन है वो कहाँ होती है, थाइमस के अंदर, टी सेल्स की, राइट। ये जब मेरे को ऐसा ध्यान है कि जब मैं आपको हेमाटोपोइसिस करवा रही थी, मैंने आपको तब भी ये स्टेटमेंट लिख पाई थी कि बी सेल्स की सिंथेसिस मैच्योरेशन दोनों चीजें कहाँ चलती हैं, बोन मैरो में, जबकि जो आपके टी सेल्स हैं उनकी सिंथेसिस तो होती है बोन मैरो में, जबकि उनकी मैच्योरेशन कहाँ होती है, थाइमस के अंदर। उसके बाद ये जो थाइमस होता है, ये जो थाइमस है
ये अपनी मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो आप लिख सकते हो इट रीचेज इट्स मैक्सिमम साइज, थाइमस रीचेज इट्स मैक्सिमम साइज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, और जैसे जैसे फिर ग्रोथ होती जाती है ह्यूमन बीइंग की, जैसे जैसे वो अडल्ट होने लगता है, तो थाइमस जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो आप लिख सकते हो एज इंक्रीजिंग एज, विद इंक्रीजिंग एज देयर इज डिक्लाइन इन द थाइमिक फंक्शन। तो आप लिख सकते हो देयर इज डिक्लाइन इन थाइमिक फंक्शन। तो जो थाइमिक फंक्शन है उसके अंदर हमको डिक्लाइन देखने को मिल जाता है, और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का भी लॉस हो जाता है। सो लॉस ऑफ टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, लॉस ऑफ टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और जो टी सेल्स होते हैं दे प्ले मेजर रोल इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि जो टी सेल्स होते हैं दे प्ले मेजर रोल in cell mediated immunity। बोलो, इतना क्लियर हो गया आपको? ये आपके बारे में, ये यहाँ पर बातचीत होगी आपके थाइमस के बारे में। अब देखो थाइमस में हम देख रहे हैं कि टी सेल्स की जो है वो मैच्योरेशन होती है, तो किस तरीके से वो मैच्योरेशन का पूरा प्रोसेस चलता है वो हम देखेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप इतना रिवाइज करिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।